मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास पैसे हैं। अगर वीजा ऑफिसर को ये शक भी हो गया, कुछ भी हो जाए, वो आपका वीजा रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि वो इसी चीज को ढूंढते हैं। दिस इज द ओनली थिंग दैट्स गोइंग टू डिसाइड। ये बिल्कुल नहीं कहना, वो आपको फौरन कहेगा चल पुत्र यहां से फुट्टा मार। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ माय व्लॉग। मैंने अपने एक पिछले व्लॉग में कुछ वीज़ों का जिक्र किया था और आपको कुछ वीज़ों की ऑप्शंस बताई थी। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मौसूल हो रहे हैं और मैं इस व्लॉग के ज़रिए उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। इस व्लॉग में मैं फोकस करूँगा F1 वीज़े पे, जो कि US स्टूडेंट वीज़ा जिसको कहा जाता है, ये वो है, और उसके बारे में आपको कुछ मालूमात दूँ। US स्टूडेंट वीज़ा एक बहुत ही मौजूद ऑप्शन है अगर आप US में सेटल होना चाहते हैं और एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि मैंने बहुत सारे कंसल्टेंट देखे हैं यूट्यूब पे जो आपको B1, B2, विजिट वीज़ा, इन चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन चूँकि वो ख़ुद इस प्रोसेस से, स्टूडेंट वीज़े के प्रोसेस से नहीं गुजरे हुए होते, तो वो इस चीज़ को टोटली स्किप कर जाते हैं और ना ही इनको पता होता है। मैं स्टूडेंट वीज़े पे अमेरिका आया था आज कुछ साल पहले, जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया है, और उसी पे चल के फिर मैंने यहाँ से एजुकेशन हासिल की, फिर मुझे जॉब मिली, फिर मैं ग्रीन कार्ड मैंने लिया और अभी मैं अमेरिकन सिटीज़न हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ और उसमें से किसी का भला हो जाए तो अच्छी बात है। मैं भी अभी पाकिस्तान से आया हूँ, जैसा कि आप मेरे ट्रैवल व्लॉग्स देख रहे होंगे इसी चैनल पे, और उसमें आपने देखा होगा कि अभी इस वक्त दुबई वाली सीरीज़ चल रही है। पाकिस्तान में मैंने हालात देखे हैं तो उसको हालात देखकर मुझे बड़ा कंसर्न है वहाँ पे लोगों का। और मेरे इन व्लॉग्स का मकसद यही है कि अगर मेरी वजह से किसी एक बंदे, कोई एक फैमिली भी उसका अच्छा हो जाता है और कोई एक बंदा भी अमेरिका आ जाता है और उसकी लाइफ बन जाती है, तो मेरा मकसद पूरा हो गया। देखें, वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ी चैरिटी ये नहीं है कि आप किसी को खैरात दें, सबसे बड़ी चैरिटी ये है कि आप उसको रास्ता दिखा दें। तो अब ये उसी का एक शाखसाना है, उसी का मकसद है। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी कंसल्टेंट भाई जो है ना, वो मुझे बड़े एंग्री मैसेज लिख के दे रहे हैं। मैं उनसे कहता हूँ हौसला करो, आपका भी रिस्क अल्लाह ने लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा कम चार्ज किया करो, ठीक है। इतने जैसे मुझे एक बंदे ने बताया कि कंसल्टेंट उनसे 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। आपको स्टूडेंट वीज़े के लिए या इवन B1, B2 विजिट वीज़े, किसी भी अमेरिकन वीज़े के लिए कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। आप ट्रस्ट मी, कोई ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ ऑनलाइन है। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी इस बात पे जोर दिया था और इसमें भी दे रहा हूँ कि हर चीज़ खुद करो। दूसरा एक बात यह कि एक पेन और कॉपी लो, ठीक है, और मैं जो आपको बता रहा हूँ ना उसको नोट करो, और मेरे इर्द गिर्द जो भी टेक्स्ट आ रहा हो ना, तो वो आप एक मेहरबानी करो, उसको नोट करके उस पर गूगल सर्च भी किया करो, ताकि आपको आपकी रिसर्च अपनी भी कंप्लीट हो। इसमें मैं चाहता हूँ कि आपका सही फ़ायदा हो। ये नहीं, मुझे कोई व्यूज़ का शौक़ नहीं है, मैं यूट्यूब से कोई इनकम कमाने के चक्कर में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप में से किसी का भला हो जाए, क्योंकि मेरा गोल सिर्फ आपको कुछ टिप्स बताने नहीं है, मेरा गोल ये भी है कि मैं आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि इस चीज़ का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे क्या कहानी है, वगैरह वगैरह सारा। तो आते हैं स्टूडेंट वीज़े की तरफ। अब स्टूडेंट वीज़े के दो मेजर स्टेप्स हैं। नंबर 1, एडमिशन लेना है आपने किसी कॉलेज में। नंबर 2, जब आपको एडमिशन मिल जाए उसके बाद आपने जाके वीज़े के लिए अप्लाई करना है। तो और ये सीक्वेंस ख़राब नहीं हो सकता, पहले एडमिशन लेना है, उसके बाद वीज़े के लिए अप्लाई करना है। पहले आप वीज़े के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका वीज़ा, आप एलिजिबल ही नहीं हो। भैया एडमिशन कहाँ है, ठीक है, पहले एडमिशन लेना है। अच्छा, तो आते हैं स्टेप नंबर 1 जो कि है एडमिशन, उसकी तरफ आते हैं। आपको यूनिवर्सिटी से एक एडमिशन सर्टिफिकेट चाहिए जिसको ये I-20 कहते हैं। ये आपके एडमिशन का सबूत है जिसको आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ नथी करेंगे और उस पर आपको स्टूडेंट वीज़ा लगेगा। इससे पहले मैं आपको एडमिशन्स के लिए कुछ टिप्स दूँ, I-20 के हुसूल के लिए कुछ टिप्स दूँ, एक कंसेप्चुअल पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वो ये है कि अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा पाकिस्तान से डिफरेंट है। पाकिस्तान में मैट्रिक होता है, मैट्रिक के बाद FA FSC होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे हाई स्कूल होता है और हाई स्कूल के बाद डायरेक्टली आप BA BSc की डिग्री लेने जाते हो यूनिवर्सिटीज़ में। यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे कॉलेज पे कहा जाता है। तो जो BA BSc की डिग्री होती है उसको अंडर ग्रेड कहते हैं। अंडर ग्रेजुएट के बाद आप ग्रेजुएट स्टडीज़ में जा सकते हैं जिसको मास्टर्स या MA MSc कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आप पोस्ट ग्रेजुएट में भी जा सकते हैं जिसको PhD कहा जाता है। अब यहाँ पे कोई MPhil बाय द वे नहीं होता, वो पाकिस्तान में दूसरे कुछ मुल्कों में होता है, इधर MPhil का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर पाकिस्तान में आपने FA FSC किया हुआ है, ठीक है, या इवन मैट्रिक भी किया हुआ है,
तो आप जा सकते हैं किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। आपको अंडरग्रेड की डिग्री में जाना है, बीए बीएससी में। और अगर आपने बीए बीएससी पाकिस्तान से किया हुआ है तो आप मास्टर्स में जा सकते हैं, जिसको ग्रेजुएट स्टडीज़ कहा जाता है। और अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप पीएचडी में जा सकते हैं। ठीक है, उम्र की कोई कैद नहीं होती। मुझे पता है, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि 18 से 50 साल की उम्र वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वैसे उम्र की कोई कैद नहीं होती। ये उम्र का ये जो ब्रैकेट है ना 18 से 50, इसमें थोड़े लोगों के पास एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो ज़रा क्योंकि ये सफ़र इतना आसान भी नहीं है जितना लग रहा है। ठीक है, उसमें पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे और जॉब्स करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास पैसे हैं, मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास एक आध सेमेस्टर की फ़ीस हो, ठीक है, और वो किसी तरह यहाँ पे पहुँच जाए, ये उनके लिए। तो अच्छा, अब जो अगर आपने पीएचडी की हुई है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है, आप फिर मास्टर्स में जा सकते हैं या फिर बीए बीएससी में जा सकते हैं। इसी तरह मास्टर्स वाले भी बीए बीएससी कर सकते हैं। उसकी बड़ी आसान लॉजिक है कि भाई मैं और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं किसी और चीज़ में जाना चाहता हूँ, मैं अपना जो नॉलेज होराइजन है उसको बड़ा करना चाह रहा हूँ, वगैरह वगैरह। इसमें कोई कैद नहीं होती। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई पीएचडी की हुई है तो बीए बीएससी क्यों कर रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़ी चीज़ की तरफ, वो ये है कि एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। अब कुछ टेस्ट तो रिक्वायर्ड है, ठीक है, जैसे हो गया टोफिल इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, या आईलेट्स इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है। लेकिन आपको ऐसी यूनिवर्सिटियाँ मिल जाएंगी, ठीक है, थोड़ा गूगल कर लो, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ठीक है, आप में से हर बंदे की सिचुएशन डिफरेंट है, इसलिए मैं हर एक को एडवाइस नहीं कर सकता, इसलिए मैं जनरली आपको बताऊँगा। ठीक है, आप थोड़ा गूगल कर लो, यूनिवर्सिटियाँ ऐसी मिल जाएंगी जो कि जिनकी रिक्वायरमेंट टोफिल नहीं होती। ठीक है, और इसका एक और भी वर्क अराउंड होता है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी में चल जाता है, और इसी तरह मैंने ही किया था। मैंने कोई टोफिल या आईलेट्स नहीं किया था जब मैंने अपना एडमिशन लिया था। मैंने इस तरह किया था कि मैंने अपने प्रिंसिपल से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ले लिया था कि हाँ भाई, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो जो है मेरे स्कूल कॉलेज में वो इंग्लिश है। और मुझे प्रिंसिपल ने जब उसकी मोहर शोर लगाई, मैंने भेजा और मेरे स्कूल ने एक्सेप्ट कर लिया था, मेरे यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो आप ये भी कर सकते हैं, इसका एक वर्क अराउंड है एक्चुअली। कुछ यूनिवर्सिटियाँ ये भी एक्सेप्ट करती हैं। लेकिन बार अगर आपको आईलेट्स या टोफिल करना है तो आप कर ले, अच्छी बात होती है। मैंने भी आईलेट्स एंड टोफिल बाद में कर लिया था, लेकिन वो मैंने कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए किया था, जो कि कैनेडियन इमिग्रेशन मेरी फिर हो गई थी, और अभी भी शायद कहीं पे उसका ग्रीन कार्ड मेरे पास पड़ा हुआ है। लेकिन वो क्योंकि मुझे अमेरिकन सिटीजनशिप मिल गई थी तो मैं 2 भैंसे तो नहीं पाल सकता ना। तो ये तो हो गया लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है वो ये है कि कुछ अगर आप अंडर ग्रेड में जा रहे हैं तो आपको एसएटी या एसीटी करना पड़ेगा। उनके मैं कुछ लिंक्स नीचे दे दूंगा, उसको फॉलो कर लो, थोड़ा गूगल कर लो एसएटी किस तरह करते हैं, उसके टेस्ट का क्या तरीक़ाकार है, और या एसीटी का वो उसमें होगा। और अगर आपने ग्रेजुएट स्टडीज़ में जाना है, ठीक है, जो एमए एमएससी है या पीएचडी है, तो उसके लिए शायद आपसे वो जीआरई मांगे। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर यूनिवर्सिटी। कुछ जीआरई मांगेंगे, कुछ जीमैट मांगेंगे, कुछ भी नहीं मांगेंगे। मेरी यूनिवर्सिटी जो थी वो जीआरई मांग रही थी, मैंने जीआरई कर लिया था जब मैंने किया था। एसएटी भी मैंने किया था। तो ये आप कर लें, लेकिन उसके वर्क अराउंड भी हो सकता है। अच्छी बात यह है कि आप एसएटी या एसीटी या जीआरई वगैरह कर लें, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। उसका फ़ायदा ये है कि आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आपका स्कोर अच्छा हो। जिन लोगों का, और स्कॉलरशिप यहाँ पे एक बात मैं वाजे कर दूँ कि यहाँ पे जो स्कॉलरशिप्स होते हैं ना, वो पूरी स्टडीज़ के लिए नहीं होती है, वो एक सेमेस्टर के लिए होते हैं। और कभी कभी स्कॉलरशिप जो है ना वो $500,000 भी होती है। स्कॉलरशिप का सिर्फ ये फ़ायदा नहीं है कि आपको थोड़े पैसे पूसे मिल जाते हैं, उसका एक और भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, वो आपका टोटली स्टेटस चेंज हो जाता है। वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा, वीडियो देखते रहो। अच्छा, बेसिक क्वेश्चन है कि कौन सी यूनिवर्सिटी पिक की जाए और यूनिवर्सिटी में से इन्फॉर्मेशन कैसे ली जाए। तो इस बेसिक ये तो बड़ा आसान है। लेट्स सपोज मैं एक यूनिवर्सिटी पिक करता हूँ जिससे मैंने बहुत साल पहले एक और जॉब्स भी की थी। स्टीवन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इधर न्यू जर्सी में ही है, मेरे घर से कोई 20 मिनट दूर है। तो लेट्स सपोज मैं उसको पिक करता हूँ, मैं उसकी वेबसाइट पे जाता हूँ। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट का सेगमेंट ढूंढें, जैसे ये देख रहे हैं ना आप स्क्रीन पे, ये क्लिक करो और उसके बाद आप जाएँ ग्रेजुएट स्टडीज़ में। अगर आपने ग्रेजुएट स्टडीज़ में जाना है, एमए एमएससी में जाना है, फिर लेकिन अगर आपने बीए बीएससी में जाना है तो आप उस पर क्लिक करो, और जब आप इन दोनों पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि इस यूनिवर्सिटी को क्या चाहिए। ये यूनिवर्सिटी इधर थोड़ी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो शायद ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन ना हो, ठीक है। लेकिन एज एन एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि सीधा जैसे किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाए, सबसे पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट का सेगमेंट ढूंढें, उसके बाद आपको सारी रिक्वायरमेंट्स उसकी दिख जाएंगी, जैसे कि इधर दिख रही है। अच्छा, अब यूनिवर्सिटी कौन सी ढूंढी जाए, यूनिवर्सिटी कौन सी पिक की जाए। याद रखो,
महंगी स्टेट्स में यूनिवर्सिटी नहीं पिक करनी, जैसे कैलिफोर्निया हो गया, न्यू जर्सी हो गया। मैंने तो न्यू जर्सी पिक की थी, लेकिन चलो मेरा काम चल गया था। लेकिन आप ना करना, आप जाओ स्टेट्स लाइक टेक्सास में जाओ, टेक्सास बहुत सस्ती स्टेट है। फ्लोरिडा में जाओ, आर्कनसा में जाओ, डकोटा में जाओ, वहाँ पे लोग वैसे ही कम होते हैं, वहाँ कोई जाता भी नहीं है, तो एडमिशन थोड़ा आसान भी होता है। दूसरा, वो स्टेट सस्ती भी होती है, तो वहाँ पे थोड़ी फीस कम होगी, ठीक है। आप कुछ यूनिवर्सिटियों की फ़ीस तो इतनी ज़्यादा होती है कि वो आप एक सेमेस्टर की फ़ीस भी नहीं दे सकते। तो आप अगर इन स्टेट्स में जाएंगे तो आपको अच्छी सस्ती यूनिवर्सिटियाँ मिल जाएंगी। अच्छा, किसी भी यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो आपको फ़ीस तो देनी है, और दो तरह की फ़ीस होती है। एक होती है इन स्टेट ट्यूशन फ़ीस और एक होती है आउट ऑफ स्टेट ट्यूशन फ़ीस। आप चूंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, बाहर से आ रहे हो, तो आपको आउट ऑफ स्टेट ट्यूशन फीस देनी पड़ती है। जो इन स्टेट ट्यूशन फीस होती है वो आउट ऑफ स्टेट ट्यूशन के हाफ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आउट ऑफ स्टेट ट्यूशन फीस $12,000 है तो ये 6,000 होगी, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लो, ये कंसेप्चुअल पॉइंट। अब आपने क्या करना है, आपने लेनी है किसी तरह इन स्टेट ट्यूशन, ताकि जाते ही आपकी फीस हाफ हो जाए। मैं ये पॉइंट मिस कर गया था जब मैंने एडमिशन लिया था, और मुझे फुल आउट ऑफ स्टेट ट्यूशन देनी पड़ी थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी। वो मैं मिस कर गया था। फिर मैंने कुछ इंडियन लड़कों को आउट ऑफ इन स्टेट ट्यूशन लेते हुए देखा, तो मैं बड़ा हैरान हुआ था, ये कहाँ से आया। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के पास ऐसी गाइडेंस हो कि आप डायरेक्टली इन स्टेट ट्यूशन की तरफ जाओ, ताकि आपको आधी फीस देनी पड़े। अब मसला यह है, क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होंगे, तो आप इन स्टेट ट्यूशन कैसे लोगे। अब लेट्स सपोज आई पिक टेक्सास एज अ स्टेट, तो इन स्टेट ट्यूशन का ये मतलब है कि आप टेक्सास के बाशिंदे हो, वहाँ रहते हो, 12 महीने रहे हो, ठीक है। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट तो उधर नहीं रहा ना, तो उसको तो आउट ऑफ स्टेट ही पड़ेगी ना, ट्यूशन देनी पड़ेगी। तो उसको कैसे अचीव किया जाए, बड़ी ज़बरदस्त स्टेप है उसके लिए, ठीक है। आप एक काम करो, आप गूगल पे जाओ, गूगल पे टाइप करो यूएस यूनिवर्सिटीज़ दैट ऑफर इन स्टेट ट्यूशन टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये देखो कितनी सारी आ गई हैं। मैं आपको लब आप शॉर्टकट में बता देता हूँ। जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास है, उसके बहुत सारे कैंपस है। टेक्सास बहुत बड़ी स्टेट है, पाकिस्तान के साइज़ की है, ठीक है। उसमें उसके बहुत सारे कैंपसेस हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, पूरे टेक्सास में फैली हुई है। वो इन स्टेट ट्यूशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफर करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा करती है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको, मिनेसोटा, आर्कनसा, नॉर्थ डकोटा, ये सारे और भी बहुत हैं। आप खुद गूगल सर्च कर लो, आपको बहुत सारे और भी मिल जाएंगे जो कि इन स्टेट ट्यूशन फ़ी ऑफर करते हैं। अच्छा, अब इन स्टेट ट्यूशन फ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए वो आप कैसे लेंगे, उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया था ना स्कॉलरशिप के बारे में, ठीक है। अब ये जो जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा है, जिनके नाम इधर मैंने आपको दिए हुए हैं, ये लोग जो है ना, ये यूनिवर्सिटियाँ एक्चुअली स्कॉलरशिप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफर करती हैं। याद रखो, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप ग्रांट्स और फाइनेंशियल एड के लिए एलिजिबल नहीं होते, वो सिर्फ यूएस सिटीजन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक्चुअली स्कॉलरशिप्स के लिए, कुछ स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल होते हैं। अब हर स्टेट में और हर यूनिवर्सिटी उसको ऑफर नहीं करती, लेकिन ये जो मैंने आपकी यूनिवर्सिटियाँ बताई हैं, ये जो कुछ स्टेट्स बताए हैं, ये ऑफर करते हैं। और आप जाके गूगल पे जाके गूगल सर्च भी मार सकते हैं कि यूएस यूनिवर्सिटीज़ दैट ऑफर स्कॉलरशिप्स टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये करें, ये देखा कितनी सारी आ गई। थोड़ी सी गूगल करना, हर चीज़ अवेलेबल है ऑनलाइन, कोई कंसल्टेंट नहीं चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको 1000 तक की स्कॉलरशिप मिल गई ना, तो आप ऑटोमेटिकली इन स्टेट ट्यूशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, काफ़ी लोगों को नहीं पता। मैं फिर बता रहा हूँ, स्कॉलरशिप अगर आपको $1000 तक की अगर मिल जाती है ना कहीं से, किसी भी सेमेस्टर के लिए, तो आप इन स्टेट ट्यूशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो और आपकी फ़ीस आधी हो जाती है, ठीक है। और ये करना इतना मुश्किल नहीं है। एक तो ये है कि अपना SAT अगर आपका अच्छा हो, SAT स्कोर, ACT स्कोर अच्छा हो, GRE स्कोर अच्छा हो, आपका GMAT स्कोर अच्छा हो, तो उस वक्त भी हो सकता है आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और या आप वैसे ही अप्लाई कर दो, यू नेवर नो। स्कॉलरशिप में कंपटीशन बहुत होता है, लेकिन यू नेवर नो नामुमकिन नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को लेते हुए देखा है, ठीक है। और एक दफ़ा आपको स्कॉलरशिप मिल गई, आपकी ट्यूशन फीस आधी हो जाएगी, तो ये पॉइंट याद रखना। अच्छा, एक और टिप इस बारे में यह है कि जो स्प्रिंग सेमेस्टर होता है, स्प्रिंग का सेमेस्टर, जो बाहर का सेमेस्टर होता है, किस मौसम में बाहर शुरू होती है, मार्च में, ठीक है। मार्च, अप्रैल, सो ऑन, वो वाला सेमेस्टर, उसमें अप्लाई नहीं करना, आपने फॉल में करना है। फॉल अगस्त में या सितंबर में शुरू होता है, ठीक है। उस वाले सेमेस्टर में यूजुअली स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं ये लोग और देते हैं, ठीक है, और आसानी से मिल जाती है, तो ये याद रखना। अब ये कुछ यूनिवर्सिटियों की लिस्ट आप देख लो और उनको नोट कर लो। अच्छा, अब आते हैं कम्युनिटी कॉलेज की तरफ। एक तो होगी यूनिवर्सिटियाँ,
एक अमेरिका में एक होता है कम्युनिटी कॉलेज। कम्युनिटी कॉलेज एक निस्बतन छोटा सा कॉलेज होता है जो कि कम्युनिटी में होता है या एक टाउन का होता है। यूजुअली उधर 2 साल का कोर्स होता है और एसोसिएट डिग्रीज दी जाती हैं। कम्युनिटी कॉलेज के काफ़ी एडवांटेजेस हैं। वहाँ पे जो एजुकेशन होती है वो तकरीबन 1/10 होती है उसकी कॉस्ट बनिस्बत अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था ना आपको कि अगर आपकी फ़ीस $6,000 पर सेमेस्टर है तो कम्युनिटी कॉलेज में वही फ़ीस जो होगी वो 600 होगी। वो 1/10 होती है आमतौर पे। ऐसे थोड़ा सा कम या ज़्यादा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन करीबन करीबन इधर ऐसे ही होती है। लेकिन उसमें एक मसला है। उसमें एक मसला ये है कि अगर आपने कम्युनिटी कॉलेज का I-20 आपने ले लिया या एडमिशन सर्टिफिकेट ले लिया है तो उस पर आपको वीज़ा वो नहीं देंगे। वो उसको देखेंगे, उसको कहेंगे कि यार कम्युनिटी कॉलेज जा रहा है तू, चल छुट्टी कर यहाँ से, तू सिर्फ अमेरिका जाने के चक्करों में है। तो वीज़ा तो आपको प्रॉपर यूनिवर्सिटी के ही I-20 पे मिलेगा या एडमिशन सर्टिफिकेट पे मिलेगा, कम्युनिटी कॉलेज के I-20 पे नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें एक और भी चीज़ हो सकती है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के I-20 पे अमेरिका का वीज़ा ले लें, फिर यहाँ पे आके आप ट्रांसफ़र कम्युनिटी कॉलेज में करा के यहाँ से डिग्री ले लें। लेकिन मेरा मशवरा आपको यही है कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ही डिग्री लें ताकि आगे आपके जॉब के चांसेस और फिर ग्रीन कार्ड के चांसेस ज़्यादा हो जाएँ। कम्युनिटी कॉलेज के जो चीप कोर्सेज हैं या चीप सब्जेक्ट्स हैं उसको अवेल कर लें। जैसे अगर लेट्स सपोज आपका एक कोर्स है या एक सब्जेक्ट है, वो यूनिवर्सिटी में उसकी कॉस्ट जो है ना वो $2,000 है, तो कम्युनिटी कॉलेज में वो $200 होगी। तो आप वो कोर्स कम्युनिटी कॉलेज से करके वापस अपनी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आते हैं यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स टिपिकली क्या होती हैं। यूनिवर्सिटी की टिपिकल रिक्वायरमेंट्स भी DMC ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह होते हैं। आप सर्च कर लें, आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिखा होगा जैसे मैंने पहले कहा है। और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपने टीचरों से वो आपको बनवाना पड़ेगा। और बस फिर आप अप्लाई कर दें। कुछ यूनिवर्सिटियों की फ़ीस भी होती है, कुछ की नहीं होती है। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि कुछ एक्सेप्ट करेंगे कुछ नहीं करेंगे। मैंने तो बहुत सारियों में किया था, मुझे याद है कुछ की फ़ीस थी कुछ की नहीं थी। फ़ीस भी 40 से लेकर $50 होती है यूनिवर्सिटियों की जिनकी फ़ीस होती है। अच्छा, आपने अप्लाई कर दिया, आपका एडमिशन हो गया। जब आपका एडमिशन होगा तो वो आपको एडमिशन सर्टिफिकेट भेजेंगे जिसको I-20 कहते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मुख्तलिफ डेट्स और मुख्तलिफ चीज़ें लिखी होती हैं। आपकी अराइवल की डेट, आप कब आ सकते, यही वो एडमिशन सर्टिफिकेट है जिसको I-20 कहते हैं, जिसको आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ सबमिट करेंगे और उसकी बेसिस पे आपको वीज़ा मिलेगा। अब इसमें अगर जब आपका I-20 आ जाएगा तो आप ऊपर देखेंगे तो उसमें एक CVS ID ऊपर लिखा होगा। आपने क्या करना है कि USCIS या US इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके गूगल कर लो CVS, हाउ टू पे CVS फीस, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ जाके आप उसकी फ़ीस पे करेंगे। आजकल इसकी फ़ीस CVS फीस जो है वो $375 है। ये एक मस्ट है, स्टूडेंट वीज़े की एप्लीकेशन के लिए ये CVS फीस पे करनी मस्ट है। अब आपने ये करना है कि आप इस्लामाबाद कौंसलेट या अपने कौंसलेट की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे अपने वीज़े की अपॉइंटमेंट बुक करें। स्टूडेंट वीज़े का ये फ़ायदा होता है कि वो आपकी जो अपॉइंटमेंट होती है ना वो 2 दिन के अंदर अंदर होती है, 2 या 3 दिन के अंदर। जबकि बाकी अगर आप विजिट वीज़ा का देखो या बाकी वीज़ों का देखो तो वो उसमें तो साल साल का वेट टाइम है सिर्फ इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इसमें फटाफट हो जाता है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले DS-160 फॉर्म फिल करना है। ये वीज़ा का ऑनलाइन फॉर्म होता है जो कि वेबसाइट पे एम्बेसी के आपको मिल जाएगा और इसकी फ़ीस तकरीबन आई थिंक आजकल चल रही है $185। और साथ में I-20 लगाओ, अपना वैलिड पासपोर्ट लगाओ, CVS जो फीस आपने पे की थी उसकी रसीद या उसकी इनवॉइस साथ में लगाओ, वो मिल जाएगी आपको। और अपनी पिक्चर्स लगाओ पासपोर्ट साइज़। पाकिस्तान में फोटोग्राफर्स को पता है कि कैसे पिक्चर लेनी है अमेरिका के वीज़े के लिए। और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट। नाउ बैंक स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैंक स्टेटमेंट में आपको कम से कम 1 साल का अपना खर्चा शो करना कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह, और साथ में रहन सहन का भी खर्चा होता है। तो लेट्स सपोज अगर आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस $6,000 है तो साल में उसकी फ़ीस होगी 12,000, क्योंकि 2 सेमेस्टर्स होते हैं, लेने मस्ट। और इसके अलावा आपका खर्चा वर्चा भी कोई $5-6,000 हो जाएगा। तो आपने तकरीबन 18,000-20,000 शो करने हैं। जितने ज़्यादा हो सकते हैं आप शो करें। अब बैंक स्टेटमेंट, हर किसी के पास बैंक बैलेंस तो नहीं होता, मेरे पास भी नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है मैंने इस तरह किया था कि मैंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे लिए थे और मैंने अपने बैंक में जमा करा दिए थे, और फिर मैंने जब उसकी स्टेटमेंट निकाली और जब मुझे वीज़ा मिला उसके बाद मैंने सारे पैसे वापस कर लिए। तो आप भी ये कर सकते हैं। अच्छा, अभी आते हैं कि वीज़ा इंटरव्यू में क्या होगा। वीज़ा इंटरव्यू में सिर्फ एक बात याद रखना, ठीक है, सिर्फ एक बात, यह है कि आपने अपने टाइज शो करने हैं। टाइज शो करने का क्या मतलब है, आपके पाकिस्तान में फैमिली है, आपने वापस आना है, आपने अमेरिका में नहीं ठहरना। देखो, अगर आपको स्कॉलरशिप भी मिली हुई हो, आपको इंस्टेट ट्यूशन भी मिली हो, आपका केस बहुत स्ट्रांग हो, आप आइंस्टाइन के चाचे लगे हुए हो,
ठीक है। लेकिन अगर वीज़ा ऑफिसर को ये शक भी हो गया कि आपने अमेरिका से वापस नहीं आना, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट, कुछ भी हो जाए वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि वो इसी चीज़ को ढूंढते हैं। आपसे वो जो सवाल पूछेगा वो एक्चुअली वो यही टटोलने की कोशिश कर रहा होगा कि भाई इसने वापस आना है कि नहीं आना। तो अगर वो आपसे पूछे कि भाई एजुकेशन के बाद क्या करोगे, तो ये ना कहना कि मैं जॉब ढूंढूंगा और मैं H1 लूँगा और वर्क वीज़ा लूँगा, उसके बाद ग्रीन कार्ड और पासपोर्ट, क्योंकि वकार भाई ने कहा था। भाई नहीं, आपने उसको कहना नहीं मैंने वापस आना है, अपने मुल्क की खिदमत करनी है। ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं होना, ठीक है। जो वो पूछे यस या नो मुख्तसर जवाब देने हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कभी वॉलंटियर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने उसको ये बताना है कि भाई मेरा तो कोई शौक नहीं है वहाँ पे ठहरने का अमेरिका में, मैंने वापस आना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, जो भी सवाल का जवाब दो वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। बाज़ औक़ात वो टेस्ट रिजल्ट्स को भी नहीं देखते, बाज़ औक़ात वो स्कॉलरशिप किसी चीज़ को नहीं देखते, वो सिर्फ इस चीज़ को देखते हैं कि ये वहाँ पे जाके अमेरिका में ठहरने तो नहीं जा रहा। उनका कंसर्न ये होता है कि इसने वापस आना है। मैं फिर बता रहा हूँ, दिस इज़ द ओनली थिंग दैट्स गोइंग टू डिसाइड कि यू आर गेटिंग द वीज़ा और नॉट, ओके। कि आपने उसको बावर कराना है कि आपने वापस आना है एजुकेशन के बाद। और दूसरी ये बात भी है कि आपने बैंक स्टेटमेंट तो सबमिट की होगी। ज़्यादातर टाइम वो वैसे बैंक स्टेटमेंट को ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उनको पता था पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं, उनके पास हज़ारों केस आते हैं, ठीक है। तो वो अपने सवालों के थ्रू आपसे ये टटोलने की कोशिश कर रहे होंगे कि भाई अपना खर्चा कैसे पूरा करोगे। तो एक्ट कॉन्फिडेंटली उनको बताओ कि हाँ है मेरे पास पैसे भाई, हाँ मेरा बैंक स्टेटमेंट देख लो, मेरे पास पैसे हैं, मैं अपना खर्चा खुद बर्दाश्त करूंगा। ये ना कहना कि मेरा ताया उधर रहता है या वकार भाई न्यू जर्सी में रहते हैं वो मेरा खर्चा उठाएंगे, नहीं, इस तरह नहीं कहना, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं, जायदाद के कागज़ ले जाते हैं। ओ भाई जायदाद के कागज़ कोई लिक्विड एसेट थोड़ी होते हैं। लिक्विड एसेट का मतलब बैंक में पैसे थोड़ी पड़े हुए हैं वो जिसको आप खर्च कर सकते हैं। जायदाद तो कभी बिकेगी, कभी भी नहीं बिकती वैसे पाकिस्तान में, उनको भी पता है। तो जायदाद वायदाद, गाड़ियों के कागज़, घर के कागजात, इससे कुछ नहीं होगा। आपने बैंक में पैसे दिखाने, ठीक है। और आपने एक्ट उस तरह करना है कि आपके पास हैं। ये नहीं कहना कि भाई मैं जाऊंगा तो वहाँ पे और जॉब करूंगा, मैं वहाँ पे जाऊंगा तो ये करूंगा और मेरे पास एक ही सेमेस्टर की फ़ी है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं कहना। वो आपको फ़ौरन कहेगा चल पुत्र यहाँ से फुटा मार, ठीक है। अच्छा, अब यूएस आप आ गए, मैंने कुछ यूट्यूबर्स को ये भी कहते हुए देखा है कि नहीं आपके पास सारी फ़ीस होनी चाहिए। भाई मेरे पास कोई फ़ीस नहीं थी, मेरे पास एक ही सेमेस्टर की फ़ीस थी, ठीक है। और मैंने पिछले व्लॉग में भी उसका जिक्र किया था, और उसके आगे मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने तो और जॉब्स की थी, मैंने तो गैस स्टेशन पे भी जॉब की थी, मैंने सब कुछ किया था। अमेरिका यहाँ पे आना मसला होता है, यहाँ पे टिपिकली आपको ज़्यादा मसले नहीं होते। अगर आप को इन स्टेट ट्यूशन मिल जाती है, अगर आपको थोड़े बहुत स्कॉलरशिप मिल जाते हैं तो फिर तो काम बहुत आसान होता है। और अगर आपको ये ना भी मिले, जिस तरह मेरे साथ हुआ था, मुझे इस तरह की कोई स्कॉलरशिप वगैरह इन स्टेट ट्यूशन नहीं मिली थी, लेकिन मैं फिर भी कर गया, आई प्रिवेल्ड। तो आप कर सकते हो। इसके अलावा जब आप यहाँ पे पहुँचो तो फिर एक और काम करना है कि यहाँ पे जो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन होती है या अपने इंडियन दोस्तों उनके साथ ताल्लुक़ रखना है, उनमें घुल मिल जाओ। वो अक्सर में होता ये है कि उनके लोगों के पास इन्फॉर्मेशन आती रहती है। मुझे याद है मेरी केस में मुझे इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था। एक जी में को-आप आई थी जिसको इंटर्नशिप भी कहते हैं, जो थोड़ी लॉन्ग टर्म जॉब में फिर चेंज हो गई थी, वो मुझे ड्यूरिंग स्टडी मिल गई थी। और मैं जाके मैंने उस एक को-आप ने, उस एक इंटर्नशिप ने मेरे सारे फीस के सारे दुखड़े दूर हो गए उससे। तो आप भी ये कीजिएगा, एक दफ़ा इधर आ जाएँ। अच्छा, मुझे अपने सारे क्वेश्चन भेजते रहो, मैं काफ़ी क्वेश्चन देख रहा हूँ और वो जमा होते जा रहे हैं। तो मैं अगली वीडियो करूँगा Q&A पे, क्वेश्चन एंड आंसर्स पे, और कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों के जवाब दूँ। मेरा फेसबुक का भी चैनल है, मेरा इंस्टाग्राम का भी चैनल है, इसी नाम से है, रोमिंग विद वकार। फिर मिलते हैं आपसे अगली उसमें, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।